महासमुंद में कई विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया लोकार्पण। 419 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। रायपुर में युवा कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम को लेकर की चर्चा। कहा कार्यक्रम में अच्छा बोलने वाले युवाओं को मिलेगा अवसर। रायपुर में एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने की बैठक। राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों के साथ की चर्चा। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। राजधानी रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक अनोखे चोर को किया गिरफ्तार। मंदिर में चोरी करता था आरोपी। और रायपुर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी वाहनों के किराए पर लेकर बेचने का करता था काम। 14 चारपाहिया वाहन बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 9 वर्ष में जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय अब उन बड़े शहरों में शामिल हो गया है जहां खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा जिले के खेल प्रेमियों को नए साल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कर बड़ी सौगात दी है। जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा ने 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग ट्रैक, स्केटिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस जैसे कई खेलों का आनंद लिया जा सकता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं। यहां बॉक्स क्रिकेट की सुविधा के साथ ही फुटबॉल ग्राउंड के लिए स्पेशल घास का मैदान तैयार किया गया है। इसके अलावा एथलेट प्रतियोगिता के लिए शानदार रनिंग ट्रैक भी तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला मुख्यालय बालौदा बाजार में नवनिर्मित जिला ऑडिटोरियम का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने इस दौरान 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिला ऑडिटोरियम और नवीन कृषि उपज मंडी में संचालित होने वाले मनोविकास केंद्र के लोकार्पण सहित 21 करोड़ 29 लाख रुपए के 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल भी लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कोरोना महामारी के बाद देश में चीन से ही उपज एक वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक इसके 8 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इस वायरस से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास चर्चा में उन्होंने बताया कि वायरस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वास्थ्य, हमने और अधिकारी और साथ ही वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही महापौर आरक्षण की प्रक्रिया आज संपन्न हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मौका मिल रहा है और इसके तहत 5 जगह महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। मैं उन सभी महिलाओं को बधाई देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। और नया वायरस चीन से ही निकलकर सामने आया है। HMPV वायरस, इसके 8 केस अब तक भारत में सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी छत्तीसगढ़ में इस महामारी से निपटने? इस वायरस के लिए हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है इस पर सतत रूप से मॉनिटरिंग कर रही है और इसके लक्षण और प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रही है। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ का कोरोना के बाद से ही कभी भी किसी प्रकार के महामारी या इस प्रकार का आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वायरस को हम रोकें और इसके पूरे लक्षण इत्यादि की जानकारी आम जनता के बीच भी अन्य माध्यमों से हम प्रेषित करेंगे। वैसे इसमें चिंता की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वायरस कोई नया नहीं है। ये 2001 में भी इसके लक्षण आए थे और आइडेंटिफाइड हुआ था और हमारे वैज्ञानिक और रिसर्च की टीम इस पर काम कर रहे हैं। सर, नगर निगम और महापौर आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 5 जगह को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, कैसे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे भी नारी सशक्तिकरण को लेकर देश में महिलाओं को
उनकी अग्रणी भूमिका हो, ऐसा सोचकर चल रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, हमारी 5 बहनों को महापौर बनने का अवसर मिलेगा, ये हमारे लिए अच्छा है। सर, ये मेकाहारा अस्पताल में जो है ओपीडी का समय बदला गया है, ठंड को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया, इसकी टाइमिंग को, तो इसको ये ठीक है, चूंकि अभी ठंडी बहुत ज्यादा है इसलिए समय को कुछ बढ़ाए हैं, और जैसी सामान्य स्थिति आएगी ये जनता के सुविधा के अनुसार हम प्रयास करते हैं कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। 2026 में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी भर्तियां होनी है, क्योंकि जो नए संस्थान खुल रहे हैं इन सब को मौका मिलेगा। निश्चित रूप से युवाओं को भी आने वाले समय में ज्यादा लाभ मिलेगा, और हमारी भर्ती चल भी रही है। हमने अभी तक एक साल में 2000 से ऊपर भर्तियां की हैं, और आने वाले समय में 10,000 से ऊपर भर्तियां हम करेंगे, और ये चरणबद्ध तरीके से होगा। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया होंगी, और आरक्षण की प्रक्रिया भी आज संपन्न हो गई है, तो उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही साथ एचएमपीवी वायरस को भी लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महासमुंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, और हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे, और डबल इंजन की सरकार बनने से केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ कई रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल में ही मोदी की गारंटी के ज्यादातर कामों को पूरा कर लिया है। सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास के क्रम में महासमुंद जिले में विकास की पहिया अब तेजी से घूम रहा है। आने वाले समय में विकास में और भी तेजी आएगी। कोरबा नगर निगम में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां ब्रेक सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है, और इससे बीजेपी और कांग्रेस के नेता मायूस हो गए हैं, जो सामान्य पुरुष वर्ग के लिए आरक्षण की उम्मीद कर रहे थे। बताते चले कि जिले में महापौर महिला आरक्षण होने के बाद कोरबा जिले की यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रूबी तिवारी भी अपनी किस्मत आजमाएंगी, जहां बड़ी बड़ी महिला नेत्री ने दोनों पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रही है, और गैर राजनीतिक सामान्य परिवार से आने वाली कोरबा जिले की बेटी भी इस बार चुनावी दौर में दिग्गजों के बीच में अपनी अहम भूमिका के साथ तैयार है। अब देखना यह है कि कोरबा की जनता धन बल के साथ चुनाव लड़ने वालों के साथ जाती है, या एक सामान्य परिवार की पढ़ी लिखी यूथ को मौका देती है। इस चुनाव में कई दिलचस्प मुद्दे हैं जिन पर मतदाताओं का ध्यान जो है वो केंद्रित होगा। नगर विधायक, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने डरी जोन के 4 वार्डों में 1 करोड़ की लागत से 10 कार्य, और कोसाबाड़ी जोन के वार्ड क्रमांक 29 में सीमेंट कंक्रीट रोड और 3 बॉक्स पुलिया निर्माण का भूमि पूजन किया है। मंत्री देवांगन द्वारा स्वीकृत कराए गए विधायक पद, जिला खनिज न्यास पद, अधोसंरचना पद और 14 वित्त आयोग कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में जन दर्शन के माध्यम से जिले के दूर दराज से आम लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने जन दर्शन से प्राप्त आवेदनों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान 24 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीओ विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला राजिम है और छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाने वाला खरोद भी है। मेरा सौभाग्य था कि जांजगीर चांपा जिले में माता शबरी की पुण्य भूमि शिवी नारायण से हम सभी ने भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा।
था। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष हो जाएंगे और ये तिथि यानी कि ये तारीख हम सबके लिए सांस्कृतिक गौरव के सबसे बड़े दिनों में से एक है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तो ये हम सबके लिए बेहद भावुक क्षण था। मोदी जी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में माता शबरी को भी नमन किया। भगवान श्री राम से माता शबरी का स्नेह हम सबको भाव विभोर कर देता है और मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस अंचल में निराकार का राम की उपासना करने वाले रामनवमी समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिन्होंने अपने रोम रोम में राम को बसाया है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया था। अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं मंत्रिमंडल सहित रामलला के दर्शन करने पहुंचा तब शिवरी नारायण के बेर भी भेंट किए और हमने श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की। इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के 20,000 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम काशी धाम के दर्शन जो है वो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी आत्मानंद हिंदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले के कुल 217 करोड़ 17 लाख रुपए के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। राजधानी रायपुर के पुराना कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम का ये 5वां संस्करण होगा, जिसमें अच्छा बोलने वाले युवाओं को युवा कांग्रेस मौका देगी। युवाओं की प्रतिभा निखारने और सशक्त बनाने के लिए ये योजना किया जा रहा है और यानी कि ये आयोजन जो है ये किया जा रहा है। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के विरुद्ध अच्छा बोलने वाले युवाओं को मौका देगी। विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा बन जाएगी, जिस मुद्दे पे हम लोग हमेशा जमीन पे आंदोलन करते आए हैं। देश में चाहे भारतीय युवा कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस हो, बेरोजगारी एवं रोजगार की व्यवस्थाओं पे बढ़ते हुए नशे पे हम लोगों ने हमेशा आंदोलन किया। कुछ देर पूर्व में मुख्यमंत्री निवास भी घेराव किए थे। उन्हीं से मुद्दों को लेकर अच्छा बोलने वाले लोगों को, जो अच्छी तरीके से अच्छे प्रवक्ता होते हैं, जो अच्छी अपनी बातों को रख सकते हैं अच्छी तरीके से, उन लोगों का चयन हमेशा यंग इंडिया बोल के माध्यम से हमें किया गया है। उसी का 5वां संस्करण आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत हम हर जिले में जाएंगे। जो अच्छे बोलने वाले युवा हैं, अच्छे बोलने वाले प्रतिभागी हैं, उनको हम इस प्रतियोगिता में शामिल करेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें, जो अच्छा तरीके से बोल पाएंगे जिला स्तर में, राज्य स्तर में जो अच्छा कार्य पाएंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर में ले जाएंगे और जो वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उन्हें जो है भारतीय युवा कांग्रेस पुरस्कृत भी करेगी और ये पुरस्कार जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देंगे और प्रदेश स्तर में भी देंगे। चलिए अब बात रायपुर की कर लेते हैं। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में चाकूबाजों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों और पुराने अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें थानों में तलब कर उनकी परेड लेने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही विजिबल पुलिसिंग पर जोर देते हुए समस्त थाना प्रभारियों को प्रत्येक दिन शाम के समय अपने थानों के अधिक से अधिक बल के साथ डंडा के साथ क्षेत्र में भ्रमण करने और संदिग्ध की चेकिंग के निर्देश भी दिए गए। सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग लगभग 9 से 10 घंटे तक ली गई, जिसमें एसएसपी महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस दिखाई दे, विजिबल रहे और चाकूबाज, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश पर सख्ती से कार्रवाई हो। कोई भी चाकूबाज नहीं बचना चाहिए जिसको थाना तलब न किया जाए। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार इस प्रकार के अपराधियों के थाने में तलब करें और इन पर सख्ती से कार्रवाई करें। लगातार इनको निगाह में रखें। जैसे ये जेल से छूटते हैं तो जो जेल रिहाई रजिस्टर है उस पर फोकस करें। जैसे निकलते हैं उसको सर्विलेंस में रखें इस प्रकार के बदमाशों को और इन पर कठोर और सख्त कार्रवाई करें, स्पष्ट निर्देश थे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो बालक बालिकाएं गुम हो रही हैं, कहीं
चली जा रही हैं उनको खोजने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। 31 तारीख तक अधिक से अधिक जो बच्चों हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको दस्तयाबी के उन्होंने निर्देश दिए। पिछले क्राइम जो कि चाहे चालान हो, चाहे कोई भी अपराध हो, पेंडिंग है तो उसके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। उनकी समीक्षा विस्तृत रूप से उनके द्वारा की गई। साथ ही विजुअल पुलिसिंग के साथ साथ नाइट पेट्रोलिंग पर भी उन्होंने फोकस किया। तो सभी महत्वपूर्ण मामले पर उन्होंने फोकस करते हुए सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है। राजधानी रायपुर पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी चोर राजधानी के आउटर के अलग अलग मंदिरों से मूर्ति चोरी किया करता था। आरोपी का नाम सुरेंद्र कुर्रे है, जो टीकारपारा इलाके का रहने वाला है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में आरोपी ने मंदिरों में चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी। आरोपी के कब्जे से एक हनुमान जी की मूर्ति और 2 शिवलिंग बरामद किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ लगातार कर रही है। थाना विधानसभा और थाना अभनपुर क्षेत्र में मूर्ति चोरी घटनाएं लगातार हो रही थी। इस पर पुलिस ने काम करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक सुरेंद्र कुर्रे नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जो हनुमान मंदिर में चोरी किया था, मूर्ति चोरी कर लिया था, साथ ही शिवलिंगों की चोरी किया था। तो सुरेंद्र कुर्रे को गिरफ्तार किया गया है, जो टिकरापारा का रहने वाला है। इसके पास से मूर्तियां बरामद हुई है और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस ने 4 पहिया वाहनों को किराए में लेकर बिक्री और गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वाहन को किराए पर देने के लिए ज्ञापन दिया था। आरोपी बड़े ही चालाकी से AFC ट्रेवल्स एजेंसी के द्वारा 4 पहिया कार को प्राइवेट और सरकारी विभागों के किराए में चलाने के लिए एग्रीमेंट के माध्यम से किराए में लेता था और 4 पहिया वाहनों को बेच दिया करता था या फिर गाड़ी को गिरवी रख देता था। मामले की शिकायत टिकारापारा थाना में अमानत में खयानत का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक का नाम दानेश्वर निषाद, जो दुर्ग का रहने वाला है। आरोपी युवक के पास से 14 4 पहिया वाहन जो है, यानी कि 4 पहिया वाहन जो है वो उसके पास से जब्त कर लिया गया है। थाना टिकरापारा अंतर्गत धर्मेंद्र प्रसाद के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो एक होटल के संचालक हैं। उन्होंने एक इनोवा खरीदी थी लगभग 13 से 14 लाख के आसपास की। वो उसको किराए में चलाना चाहते थे। उसको एक विज्ञापन दिखाई दिया AFC ट्रेवल्स नाम से, जिसका प्रोप्राइटर था दानेश्वर निषाद करके। ये विभिन्न जगहों पे, सरकारी और प्राइवेट जगहों पे गाड़ी लगाता हूं करके एडवर्टाइज किया था। उसे संपर्क करने पर उसने बताया कि हाँ, मैं गाड़ी लगाता हूं, तो आप भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। इस आधार पर उसने एक निश्चित रकम में अपनी इनोवा कार को किराए पर दे दिया। किंतु कुछ दिन बाद जब उसे संपर्क करने की कोशिश किया तो फोन नहीं लग रहा था, और जब ट्रेवल्स वाली जो एड्रेस है वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो ताला बंद करके वहां से गायब था। पतासाजी करने पर पता चला कि 13 से 14 गाड़ियों को उसने किराए में इसी प्रकार से लिया है और विभिन्न जगहों पर गिरवी रख दिया है, कई जगह बेच दिया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ज्ञानेश्वर निषाद को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार होने पर बयान देते हुए कहा कि घटना बेहद ही निंदनीय थी और उस घटना के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने तत्पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जिस दिन प्रकाशित हुई 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग में जांच के आदेश जारी कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपी तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो गई है और चौथा आरोपी जो है वो बचने के लिए हर प्रकार की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो भी गिरफ्तार हो गया। स्पष्ट है, यानी कि साफ है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी का संरक्षण क्यों ना हो, लेकिन वो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तत्परता से हमारी सरकार जो है, पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना और उस घटना के बाद जिस प्रकार से
सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की और न केवल इस घटना के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिए और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ, सरकार ने तुरंत कार्यवाहियां की, 3 आरोपी तत्काल गिरफ्तार किए गए और चौथा आरोपी हर प्रकार की कोशिश के बावजूद बचने की उनने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी ना हो, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी तत्परता से इस घटना में भी हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्यवाही की है। राजधानी रायपुर एकात्मक परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया साल है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। युवा पत्रकार की जिन परिस्थितियों में हत्या हुई वो बेहद निंदनीय है, लेकिन हम सबकी इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? कांग्रेस ने क्या मृत्यु होने के बाद भी मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 पत्रकारों का बहिष्कार किया था, जिसमें मुकेश चंद्राकर का नाम भी था। 4 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर में रुके हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है, यानी साफ होता है कि मरने के बाद भी पत्रकार का बहिष्कार करना कांग्रेस ने बहिष्कार किया है। और एक तरफ पत्रकार की हत्या से पूरा प्रदेश हिला हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जश्न मना रही थी। कांग्रेस में ऐसा लग रहा था कि पत्रकार की मृत्यु के बाद जश्न मनाया जा रहा हो, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि कांग्रेस की जो संलिप्तता पाई गई है या आई है, और पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ अपनी रवैयों पर पूरे पत्रकार संगठन से माफी मांगे। मैं बात को यहां से प्रारंभ करूंगा। जो मुझे जानकारी है, जो रिकॉर्ड्स है हमारे पास में, कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का जो बहिष्कार किया गया, उनके साथ में 3 अन्य पत्रकार भी, जिनका नाम है ईश्वर सोनी, रंजन दास, चेतन कापेवार। सामान्यतः इस तरह की चीजें होती नहीं है। पत्रकार कड़ा पूछ सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, हम सब लोग भी कई बार सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम सीधे जाकर किसी पत्रकार विशेष को हम बहिष्कार करते हैं। अब जीवित रहते हुए तो उनका बहिष्कार हुआ था, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता बताना चाहेंगे, बड़े नेता की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जहां पर यह हत्या हुई है उसी संभाग से आते हैं, क्या मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है क्या? यह प्रश्न है आज बीजेपी का प्रश्न है कि जीवित रहते हुए आपने बहिष्कार किया, जिसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, और मृत्यु के बाद बहिष्कार, उसके कृत्य मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के बहिष्कार उन्होंने किया है स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर। और इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहां संवेदनशीलता होती है, यहां इमोशंस होते हैं, दुश्मन भी एक हो जाते हैं। इस तरह की चीजों पर यदि होता है, दुख सुख में हम सब आते जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का चरित्र ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, 28 अप्रैल 2024 को ये जो पत्र था जो मैंने आपको दिखाया, ये 28 अप्रैल 2024 का है कि कांग्रेस ने बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी जिला के बीजापुर के लेटर हेड में उनको अपमानित करके बाकायदा पत्र निकालकर उनका बहिष्कार किया था। अब जो दूसरा पक्ष जो मैंने कहा कि जीवित रहते हुए बहिष्कार, जीवित रहते हुए बहिष्कार, वो कैसे? वैसे मृत्यु के बाद, जीवित मृत्यु के बाद किस तरीके का बहिष्कार उन्होंने किया, मैं उसको क्रम से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे इसको, शायद आपको भी लगे कि वास्तव में इसमें सत्यता है। कि 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कार्यक्रम जारी होता है, तय कार्यक्रम,
ये रिकॉर्ड के साथ है क्योंकि कांग्रेसी झूठ बोलने में माहिर हैं। ये कार्यक्रम उनका है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। ये उस दिन रात को 10 बजे कांकेर में ही रुके हैं। रात को सुबह से कार्यक्रम उसी क्षेत्र में है उनका, और रात को 10 बजे वो कांकेर रेस्ट हाउस में रुके हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी भी इसी 4 तारीख को जगदलपुर बस्तर में थे। उसके बावजूद ये दोनों नेता स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा, जिसमें समस्त पत्रकार समाज के लोग, परिवार के लोग, अन्य लोग, दूसरे दलों के लोग उसमें थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। न ही कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यही इंगित करता है कि एक सच्चे पत्रकार का जीवित रहते हुए बहिष्कार और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये तो सीधी बात है कि जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है। जबकि शासन की ओर से हमारे मंत्री केदार कश्यप जी उसमें शामिल हुए, हमारे सांसद महेश कश्यप जी भी उसमें शामिल हुए। दूसरा एक और पहलू, एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया कि शामिल नहीं होना। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।